Knowledge is power. Be powerful. आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने निवेशक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। साथियों, मेरा नाम S मित्तल है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूं। और जिस तरह से आप सभी लोगों ने अपनी धनराशि इस सोसाइटी में निवेश कर रखी है, उसी तरह से मैं भी एक पीड़ित हूं और मैंने भी काफ़ी बड़ी धनराशि इस सोसाइटी में निवेश कर रखी है। इसलिए आप लोगों की तरह इस बात को लेकर के चिंतित होना मेरा भी स्वाभाविक है कि जो अलग अलग प्रकरण इस सोसाइटी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और जिनके कारण हमारी धनराशि अटक गई है और हमें नहीं मिल पा रही है, उसी तरह से ये धनराशि अब मिलेगी कैसे और आज इसकी प्रक्रिया क्या होगी और आज की तारीख में कौन कौन से केसेस किस नेचर के कहाँ पेंडिंग है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों, आज से 2 साल पहले 14 जून 2018 को AVP न्यूज़ चैनल के द्वारा एक न्यूज़ रिपोर्ट इस सोसाइटी के खिलाफ बताई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ इस सोसाइटी के द्वारा की गई है। और उस न्यूज़ रिपोर्ट को बताने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, SFIO और अलग अलग जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की गई, प्रकरण दर्ज किए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि इस सोसाइटी के जो संचालक मंडल के सदस्य हैं, राहुल मोदी एंड फैमिली, उनको जेल जाना पड़ा और आज की तारीख में वो जेल में बंद हैं। न तो वो बाहर आ पाए हैं और न ही इसके खाते जो कानूनी कार्रवाई के तहत सीज कर दिए गए हैं वो चालू हुए हैं। और इसका नतीजा ये है कि 21 लाख निवेशक बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस पीड़ा से कैसे निजात पाएं और कैसे निकलें। साथियों, सबसे पहले हर निवेशक को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो केसेस इस सोसाइटी के खिलाफ दर्ज हैं उनका नेचर क्या है और आज की तारीख में कहाँ केसेस किस नेचर के दर्ज हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में इस सोसाइटी के निवेशकों ने एक संगठन बना रखा है और उसके अलावा गुजरात में भी एक संगठन बना हुआ है और दोनों जगह हाई कोर्ट में, यानी गुजरात हाई कोर्ट में और राजस्थान उच्च न्यायालय में, दोनों जगह केसेस पेंडिंग हैं। जो गुजरात में केस पेंडिंग है वो उस आदेश के खिलाफ है जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने 2018 में निकाला और उसके बाद उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है जो रजिस्ट्रार ने निकाला था उसको निरस्त किया जाए और संचालक मंडल को और इसके जो सदस्य हैं जिन्होंने ये रिट पिटीशन उस समय फाइल की थी उनको सुनकर के आदेश पारित किया जाए। इस आदेश को पारित होने के बाद कुछ कोशिश की गई रजिस्ट्रार के द्वारा अलग तरीके से और अनियमित तरीके से नोटिस दिया गया, लेकिन वो नोटिस चूँकि टाइम से मिले नहीं और प्रॉपरली सर्व नहीं हुए, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक आदेश और निकाला नवंबर 2019 में और उस आदेश में कंपनी को वाइंडिंग अप करने का आदेश दिया, साथ ही साथ लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का भी आदेश दिया। और इस आदेश के खिलाफ भी जो मेंबर्स थे जिन्होंने वो सोसाइटी और संगठन बनाया हुआ है वो लोग हाई कोर्ट में गए और फाइनली 11 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एक बार पुनः सुनवाई का मौका दे करके इस सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये कहा गया कि वो सुनवाई का मौका दें और उसके बाद फिर आदेश पारित करें। साथियों, ये तो हुआ एक आदेश। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय में आज की तारीख में 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक संगठन के द्वारा और दूसरी इंडिविजुअल पर्सन्स के द्वारा एक ग्रुप में फाइल की गई है और ये दोनों रिट पिटीशन आज की तारीख में पेंडिंग हैं। और गुजरात में जो केस फाइल किया गया था उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार से मिलने की कोशिश अभी जारी है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन आ गया इस वजह से 3 महीने का समय उसमें निकल गया है। ये तो हुई जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी और उनके नेचर की बात। इसके साथ साथ साथियों, एक दूसरे तरह की कार्रवाई भी चलाई जा रही है जो आउट ऑफ कोर्ट है। उसमें अलग अलग व्यक्ति संगठन के माध्यम से और इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव MLA हैं या MP हैं
या ट्वीट के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री को और साथ ही साथ पीएमओ ऑफिस को अलग अलग रूप में ट्वीट करना भी जारी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो साथियों, मैंने दोनों तरह की जो कार्रवाई हैं, दोनों तरह के जो पहलू हैं, यानी इसका जो कानूनी पहलू है, जो केसेस पेंडिंग है, उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसके अलावा भी आउट ऑफ कोर्ट अपने तरीके से राजस्थान के जितने भी एमपी हैं उनको मैंने अपनी तरह से एक लेटर लिखा है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, ट्वीट भी करता हूं और उसके अलावा साथ ही साथ जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जब कोर्ट में चल रही हैं उनके बारे में जानकारी लेता रहता हूं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। तो साथियों, हर निवेशक को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है। इसको सरल शब्दों में साथियों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जितनी भी धनराशि है वो किसी बिल्डिंग में कैद हो गई है और उस बिल्डिंग के मालिक को, जिसको आपने वो धनराशि दी है, वो इस समय जेल में बंद है। अब सरकार ने एक आदेश निकाल दिया और ये कर दिया कि उस बिल्डिंग को सील कर दिया और उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया, जो हमारे केस में अगर हम समझें तो वो लिक्विडेटर है, जो सरकार और सरकारी अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया हुआ है। तो ये समझना हर किसी निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो सिक्योरिटी गार्ड यानी लिक्विडेटर नहीं हटेगा तब तक, और साथ ही साथ जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर उस सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया है, साथ ही साथ उस आदेश को खारिज होना और उसके बाद इस संस्था के सारे ऑफिसेज को चालू करने के लिए आदेश देना, जो खाते सील किए गए हैं उन्हें पुनः चालू करना, ये 3 आदेश जब तक नहीं निकलेंगे तब तक पैसा मिलने की संभावना बहुत मुश्किल है और टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है कि केस फाइल करने से तुरंत हमको धनराशि मिल जाएगी, तो साथियों आप स्वयं अपने विवेक से, तार्किक बुद्धि से ये सोचिए कि जब तक लिक्विडेटर नहीं हटेगा जो हमारी संपत्ति पर बैठा हुआ है, तब तक धनराशि आपको कैसे मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को 2 तरह की कार्रवाई मेरे विचार से करनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस सोसाइटी में 21 लाख निवेशक हैं, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। इसलिए 21 लाख निवेशकों को जागना होगा, एक्टिव होना होगा और हर लीगल केस में पार्टिसिपेट करना होगा। साथ ही साथ जो आउट ऑफ कोर्ट कार्रवाई चल रही है सरकार पर दबाव बनाने की, अपने अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने की, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने की, ट्वीट करने की, सोशल मीडिया पे इस बात को हाईलाइट करने की, ये सारी कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। क्योंकि साथियों, ये आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हों। तो जब तक हम सरकार पर ये दबाव नहीं बनाएंगे कि साहब अगर कहीं किसी संस्था में कोई अनियमितता हुई है तो उसकी सज़ा जो इनोसेंट लोग हैं उनको क्यों दी जा रही है, और हमारे केस में चूंकि ये एक सोसाइटी है और आरबीआई के तहत आज तक गवर्न नहीं होती है, इसलिए कोई कानूनी संरक्षण ऐसा प्राप्त नहीं है जिसके तहत सीधे आप जाकर के सरकार को ये कहें कि साहब रिजर्व बैंक से हमारी धनराशि की सुरक्षा की जाए। ये सबसे बड़ी कानूनी खामी है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा आप सब जितने भी निवेशक हैं उन निवेशकों से ये निवेदन है कि प्लीज़ आप एक्टिव होइए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपने अपने एरिया में अपने जो भी सक्षम जो एडवोकेट्स हैं उनसे कार्रवाई करने के लिए मिलिए और हाई कोर्ट में जाके कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ आउट ऑफ कोर्ट प्रेशर बनाने के लिए अपने एरिया के जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनसे भी मिलिए और सेंट्रल लेवल पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे भी मिलिए और ऑल इंडिया लेवल पे भी कोशिश कीजिए कि एक संगठन बने ताकि 21 लाख लोगों की गुहार हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सके, गृह मंत्री तक पहुंच सके और ये माननीय लोग इस बात को कंसिडर करने पर और हमें रिलीफ दिलाने पर मजबूर हो जाएं। साथियों, ये समस्या बहुत बड़ी है लेकिन सुलझना इसका असंभव नहीं है, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर कहीं आपको लगता है कि आपको मेरी आवश्यकता है तो आप प्लीज़
आपको कहीं डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और आगे की लड़ाई हमको किस तरह से लड़नी है इस बारे में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। लीगल कॉज के नाम से मैंने एक चैनल ये चला रखा है, तो आपसे निवेदन है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और आपको लगता है कि इससे जुड़ना चाहिए तो इससे जुड़ें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।